everyone, welcome to this channel. Hope all of you are fine. So guys, in this video we will discuss about the modern drama Dollhouse by Henry Gibson. सो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी ड्रामाज हैं, जितने भी नॉवेल्स हैं, उनको एक इजी वे में समझाया जाए, एक इजी मटेरियल दे के आपको डिलीवर किया जाए. सो if you have any question, then you can ask me in comment section, and inshallah I will provide you all the notes of this. So let's start the video without wasting our time. तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है जी डॉल हाउस बाय हेनरी गिब्सन. बेसिकली ये एक ड्रामा है, ठीक है, और इसको जो इसके ड्रामाटिस्ट हैं, राइटर हैं, वो हैं हेनरी गिब्सन. तो सबसे पहले किसी भी ड्रामा को, किसी भी नावल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका जो राइटर होता है, हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उसकी जो ये राइटिंग है, ठीक है, जिसने इसको लिखा है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या क्या मेजर वर्क्स हैं, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या डेथ है. तो ये वाली चीज़ें हमने देखनी है इसमें. फर्स्ट पे हम देखते हैं जी, देखें हेनरी गिब्सन का इंट्रोडक्शन. He was the most influential playwright of the 19th century. 19th century के एक बहुत जाने माने प्लेराइट थे. कौन? हेनरी गिब्सन. हेनरी गिब्सन was born on March 20, 1828 in Skien. इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 20 मार्च 1828 थी, और प्लेस क्या थी बर्थ की? स्काइन, जो कि एक प्लेस है कहाँ पे? नॉर्वे में. नॉर्वे की एक सिटी है. 1862 ही वॉज एग्जाइल्ड. अब 1862 में क्या हुआ? इनको एग्जाइल्ड कर दिया गया. कहाँ से? इटली से. वेयर ही रोड द ट्रेजिडी ब्रेंड, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ लिखी, ठीक है. इन 1868 इब्सन मूव टू जर्मनी. 1868 में क्या हुआ? इब्सन जो है वो मूव कर गया कहाँ? जर्मनी की तरफ, जहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा फेमस वर्क लिखे, जैसा कि ये जो प्ले है हमारा डॉल हाउस, ये भी इसने कहाँ लिखा? जब ये जर्मनी मूव कर गया था, ठीक है. ही रॉट हेडा गैब्रियल क्रिएटिंग वन ऑफ द थिएटर मोस्ट नोटोरियस करेक्टर. By 1891 इब्सन हैड रिटर्न टू नॉर्वे. अब 1891 में क्या हुआ कि ये दोबारा नॉर्वे की तरफ लौट गया, ठीक है. ही रिटर्न टू नॉर्वे एज ए लिटरेरी हीरो. ही डाइड ऑन मई 23, 1906 इन ऑस्लो. अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ होती है ये एमसीक्यू से पूछी जा सकती है. उसके अलावा ये जो प्लेस होती है ये आपने अच्छे से याद रखनी है. और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो ये हैं. ही वॉज अ थिएटर डायरेक्टर, ठीक है. ये क्या था? ये एक थिएटर डायरेक्टर था. उसके बाद ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ रियलिज्म. कौन? हेनरी गिब्सन, ठीक है. ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ रियलिज्म. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा. अब ये इसके मेजर जो की पॉइंट्स हैं ना, की फैक्ट्स हैं, वो ये है कि एक तो ये फादर ऑफ रियलिज्म था, दूसरा ये फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा था, तीसरा ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर. ये मॉडर्निज्म थिएटर का फाउंडर था, ठीक है. He was known as most frequently performed dramatist in the world after William Shakespeare. ये एक वाहिद बंदा था जो कि विलियम शेक्सपियर के बाद जिसके सबसे ज़्यादा वर्क जो है परफॉर्म किया जाता था, ड्रामाटिस्ट था वर्ल्ड वॉर के बाद. वो कौन था? वो हेनरी गिब्सन था, ठीक है. ही रॉट हिज प्ले इन डैनिश कॉमन रिटर्न लैंग्वेज. अब डैनिश क्या है? डैनिश एक लैंग्वेज का नेम है कि इसने अपने जितने भी प्लेस थे वो किस चीज़ में लिखे? वो रिटर्न लैंग्वेज में, कॉमन रिटर्न लैंग्वेज में लिखे, जो कि किस की थी लैंग्वेज? वो डेनमार्क की थी एंड नॉर्वे. ड्यूरिंग गिब्सन लाइफ टाइम, उसने अपनी लाइफ टाइम में डेनमार्क और नॉर्वे में जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी उनके ऊपर वर्क लिखा, ठीक है ना. समझ आ रही है ना. हिज मोस्टली प्लेज आर सेट इन नॉर्वे स्काइन. इसके जो मोस्टली प्लेस हैं वो कहाँ पे सेट किए गए? वो स्काइन में सेट किए गए, जो कि एक प्लेस है नॉर्वे की. ही लिव 27 years इन इटली एंड जर्मनी. ये क्या था? 27 साल कहाँ रहा? इटली और जर्मनी में, ठीक है. ही रॉट फर्स्ट ट्रेजेडी फर्स्ट टाइम ऑन कॉमन पीपल. अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट चीज़ आ सकती है कि इसने अपनी पहली ट्रेजेडी फर्स्ट टाइम कब लिखी और किसके ऊपर लिखी? इसने अपनी पहली ट्रेजेडी कॉमन पीपल्स के ऊपर लिखी है, आम लोगों के ऊपर लिखी है, ठीक है. अगर हम बात करें इसके जो प्लेस हैं
उनके करेक्टरिस्टिक्स की कि इसके प्लेज में किस किस चीज़ करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं। इसके प्लेज में, हेनरी गिब्सन के प्लेज में रियलिज्म का एलिमेंट पाया जाता है, रियलिटी बेस्ड होते हैं, ट्रूथ कुड अलन अचीव लिबर्टी, ट्रेजेडी लिखता है ये ज़्यादा, हिस्टोरिकल प्लेज होते हैं इसके, फेमिनिज्म के एलिमेंट पाए जाते हैं इसके प्लेज में। ठीक है, ये है इसके प्लेज के करेक्टरिस्टिक्स जो कि इसने अपने मोस्टली प्लेज में इन करेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट किया है। अगर हम फेमिनिज्म की, अगर हम डॉल हाउस की बात करें, डॉल हाउस में बात किस चीज़ की आती है, फेमिनिज्म की आती है। और फेमिनिज्म हमें पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म है क्या। ठीक है, इन इब्सन प्लेज इट डील्स डबल स्टैंडर्ड एंड मैरिज एज वेल एज लिबरल वुमेन एंड मदरहुड। He took the point of feminism to influence from his stepmother Magdalene and his wife Susanna। अब ये उसने जो है किससे इन्फ्लुएंस होकर ये फेमिनिज्म के पॉइंट्स को रेज किया, उसकी जो स्टेप मदर थी मैगडलीन और उसकी वाइफ सुजना, किसने, इब्सन ने। He considered best for feminist thinker not in Norway but in the whole Europe। अब ये नॉर्वे के अंदर फेमिनिस्ट थिंकर अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता था, मतलब अच्छा कंसीडर किया जाता था नॉर्वे, यहाँ तक कि ये पूरे जो है होल यूरोप में ये अच्छा थिंकर कंसीडर किया जाता था, फेमिनिस्ट थिंकर। अगर हम इसकी राइटिंग्स की बात करें तो इसकी जो मेजर राइटिंग्स हैं और जो हमने करनी है, एक है एज ए डॉल हाउस और दूसरी है एज ए द वाइल्ड डक। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट हेनरी गिब्सन एज अ ड्रामाटिस्ट, तो आपने सबसे पहले उसकी बायोग्राफी देनी है, उसके मेजर वर्क्स देने हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं और उसकी राइटिंग देनी है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस प्ले के की फैक्ट्स की बात करें, ठीक है ना, समझ आ रही है, तो की फैक्ट्स की बात करें तो इसका फुल टाइटल क्या है, अ डॉल हाउस। आपको पता ही है प्ले का नाम क्या है, डॉल हाउस। इसके ऑथर कौन है, हेनरी गिब्सन। अब टाइप ऑफ वर्क क्या है, ये एक प्ले है, ठीक है ना। जॉनरा क्या है इसका, रियलिस्टिक है, ये रियलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी ड्रामा लैंग्वेज जो है वो क्या है, नॉर्वेन है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नॉर्वे में सेट किया गया, तो इसकी जो लैंग्वेज है ना वो भी नॉर्वेन है। टाइम एंड प्लेस रिटर्न 1879 में ये रोम और इटली में लिखा गया। अच्छा, जो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन की जो डेट है वो है 1879। अब आपने इस चीज़ को ध्यान से याद में रखना है कि इसकी जो है वो डेट क्या है, पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन क्या है। ठीक है, इसका जो टोन है वो सीरियस है। ठीक है, इसमें कोई कॉमेडी वगैरह नहीं है, सीरियस इंटेंस है, इसमें टेम्परामेंट का यूज़ किया गया है। इसकी सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग एक टाइम के हिसाब से और एक प्लेस के हिसाब से। अगर हम सेटिंग टाइम देखेंगे अराउंड लेट 1870s, और प्लेस जो है वो आपको पता है नॉर्वे है। प्रोटोगनिस्ट इस प्ले की जो है वो है नोरा हेल्मर। ठीक है, एंटोगनिस्ट कौन है, फर्स्ट क्रॉगस्टिक देन टॉरवर्ड। पहले क्रॉगस्टिड को एज अ एंटोगनिस्ट दिखाया गया और फिर जो है वो टॉरवर्ड को दिखाया गया। इसमें फिर मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या और सस्पेंस क्या और राइजिंग एक्शन क्या, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है ना, समझ आ रही है ना। इसके बाद अगर हम देखें इसके करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें करेक्टर आता है जी वो है नोरा हेल्मर। अब ये जो है नोरा हेल्मर कौन है, द प्रोटगनिस्ट ऑफ द प्ले। ये कौन है, प्ले की प्रोटगनिस्ट है, हीरो है, एंड द वाइफ ऑफ मिस्टर टॉरवर्ल्ड हेल्मर। ये मिस्टर टॉरवर्ल्ड हेल्मर की वाइफ है, कौन, नोरा हेल्मर। अब जो नोरा का करेक्टर दिखाया गया है वो एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया जो कि एक प्लेफुल वुमेन है, नेव चाइल्ड हु लैक्स नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब एक ऐसी वुमेन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी घरदारी संभालती है, उसको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं है। इस तरह का नोरा का करेक्टर दिखाया गया है, बिल्कुल इनोसेंट करेक्टर दिखाया गया है। She does have some worldly experiences, however, and small act of rebellion she engaged indicate that she is not innocent or happy as she appear. She come to seize her position in her marriage with increasing clarity। अब ये जो नोरा होती है, नोरा का करेक्टर इस तरह से, ये वाइफ होती है टॉरवर्ल्ड की, और प्ले के स्टार्ट में ऐसा होता है कि जब टॉरवर्ल्ड बीमार होता है तो नोरा जो होती है उसको इस बात की फ़िक्र होती है कि मैंने किस तरह अपने हस्बैंड की जान बचानी है। तो ये स्टार्टिंग द प्ले ये अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए क्या क्या करती है, किस किस चीज़ों से प्रैगरी करती है, करप्शन करती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए ये अपने फादर के फेक सिग्नेचर करती है, फेक सिग्नेचर करके ये लोन लेती है किसी से,
ताकि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, जैसे जैसे हम करेक्टर पढ़ते जाएंगे तो इसकी समझ आती जाएगी। समझ आ रही है ना? टॉरवल्ड हेल्मर जो है वो कौन है? नोरा का हस्बैंड है। टॉरवल्ड डिलाइड इन हर पोजीशन इन द बैंक। अब टॉरवल्ड का जो करेक्टर वो दिखाया गया कि बैंक में जॉब करता है, लेकिन ये जो है ये चाहता है कि मेरी जो है जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये अथॉरिटी एज अथॉरिटेटिव हस्बैंड है, क्योंकि इसके जो होम में जो होता है वो ये डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद करता है टॉरवल्ड हेल्मर। ही ट्रीट्स नोरा लाइक अ चाइल्ड। ये नोरा को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। मैनर डेट इज़ अ बोथ काइंड एंड पैटर्नर। अब ये समझता है कि नोरा जो है वो मेरे लिए एक डॉल है और मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ इसके साथ जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, ये नोरा का हस्बैंड जो है ये एक डबल स्टैंडर्ड पर्सन होता है। ठीक है, ये मेल डोमिनेटेड पर्सन होता है, जिसके ये रियलिटी में दुनिया के सामने कुछ और है, लेकिन ये अपनी वाइफ के सामने कुछ और है। क्या है? ये डबल फेस्ड पर्सन है। ठीक है, he doesn't view Nora as an equal but rather as a plaything or doll to be teased and admired। ये उसको admired करने की बजाय ये क्या करता है? उसको टीज करता है, उसको टॉर्चर करता है। Torvald is overly concerned with his place and status in society and allows his emotion be swayed heavily by the respect of the society respect। अब टॉरवेल्ड का करेक्टर ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड पर्सन है और ये डिसीजन मेकिंग खुद करता है और ये अपनी वाइफ को लाइक एक डॉल ट्रीट करता है और ये अपनी वाइफ को जो है डिफरेंट नेम से कॉल करता है। लाइक ये नोरा को बुलाता है एक लिटिल स्कर्ल, बेबी डॉल, लिटिल स्काईलार्क। ये किसको बुलाता है? ये नोरा को बुलाता है, अपनी वाइफ को बुलाता है। ठीक है, इन नेमों से, सॉरी नेम्स से। अब क्रॉक्सटेड का करेक्टर जो है ये एक लॉयर है। किन का लॉयर है? ये नोरा और उसके हस्बैंड का फैमिली लॉयर है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये टॉरवल्ड के बैंक में टॉरवल्ड के साथ काम करता है। ठीक है, अब क्रॉक्सटेड जो करेक्टर है वो एंटागोनिस्ट के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन ये करेक्टर तो अच्छा होता है, लेकिन ये चाहता है कि मतलब मैं जो बैंक में काम करूं, जब इसको कहा जाता है कि आप बैंक में अब काम नहीं कर सकते तो ये नोरा के पास आता है और नोरा को इस बात पे थ्रेटन करता है, उसको धमकी देता है कि अगर तुमने अपने हस्बैंड से कहा क्या कि मेरी जॉब जो है वो फाइनल नहीं करवाई तो मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। अब ये किस सच की बात हो रही है? ये उस सच की बात हो रही है जब नोरा का जो हस्बैंड है मिस्टर टॉरवल्ड वो बीमार था और नोरा ने अपने फादर के फेक सिग्नेचर करके फ्रैगरी की थी, जो लोन लिया था। ये सिग्नेचर किसने किए थे? ये क्रॉक्सटेड ने करवाए थे, ये तब लॉयर था। तो इसको सारी सच्चाई के बारे में पता होता है। ये नोरा को इस बात पे कन्विंस करता है कि आप मुझे अपने हस्बैंड से कह के बैंक में जो है पोजीशन मेरी फाइनल करवाएं। अब नोरा को भी जाहिर सी बात है, इस बात का डर होता है कि ये मेरी जो सच्चाई है वो मेरे हस्बैंड के सामने ना आ जाए। तो इसका करेक्टर ये दिखाया गया है। अब जो मिसिस लिंडे हैं, मिसिस लिंडे जो है नोरा की बचपन की फ्रेंड है। इनका जो पूरा नेम है वो क्रिस्टीन लिंडे है। ये एक प्रैक्टिकल वुमेन है और ये क्या होता है ये जो है उनसे जो क्रॉक्सटेड है ये उससे अफेयर में होती हैं। ठीक है, और ये नोरा को समझाती है कि तुम किस तरह से अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करो। अब मिसिस लिंडे वो होती हैं जो कि अपनी बीमार वालदेन की जिम्मेदारी अपने सर उठाए होते हैं। नोरा, लेकिन जब नोरा का फादर बीमार होता है नोरा अपने फादर के पास नहीं होती। तो इनका और उनका दोनों का ये डिफरेंस है कि वो अपने बुरे वक्त में अपने वालदेन के साथ होती है मिसिस लिंडे, लेकिन नोरा नहीं होती। मिसिस लिंडे का करेक्टर ये था। अब डॉक्टर रैंक देख लेते हैं। डॉक्टर रैंक कौन है? डॉक्टर रैंक जो है वो इनका फैमिली डॉक्टर है। अब इनका फैमिली डॉक्टर है और इसको एक डिजीज़ होती है टीबी की, जिसकी वजह से इसकी आई थिंक डेथ हो जाती है। और डॉक्टर रैंक जो है ये लाइक करता है कि इसको नोरा को। ठीक है, अगर हम बॉब एमी और एवर का करेक्टर देखें तो अब ये कौन है? ये 3 चिल्ड्रंस हैं किसके? ये सॉरी नोरा और मिस्टर टॉरवल्ड के चिल्ड्रन हैं। देयर आर 3 इन हर ब्रीफ इंटरेक्शन विद हर चिल्ड्रन। नोरा शोज हरसेल्फ टू बी अ लविंग मदर। नोरा जो है वो अच्छी माँ के तौर पर साबित होती है। व्हेन शी लेटर रिफ्यूजेस टू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन बिकॉज शी फियर शी में। अब जब वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है उसको इस बात का खौफ होता है कि अगर मेरे बच्चों को इस बात का पता चला कि मैंने फ्रैगरी की है तो वो मुझे करप्टेड मदर समझेंगे।
ठीक है। तो उसको इस बात की टेंशन रहती है नोरा को हर हर दफ़ा। तो ये थी इसकी करेक्टर्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी। करेक्टर्स में ही समरी होती है और समरी आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप करेक्टर्स ही अच्छे से समझ लें तो आपकी जो समरी है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। प्रीवियसली हमने करेक्टर्स डिस्कस किए। करेक्टर डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं डॉल हाउस के थीम्स पर। अब देखें जैसे जैसे मैंने आपको करेक्टर्स बताती गई हूँ, ठीक है। अब जब आपको करेक्टर्स का पता चल जाएगा, करेक्टर्स के रिलेशन का पता चल जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके पास जो है इसका मटेरियल भी पहुंच जाए और आपको इसकी समझ भी आ जाए। तो हमने करेक्टर्स डिस्कस किए। इसमें टोटल कितने करेक्टर थे? एक जो था नोरा मेन, उसका हस्बैंड मिस्टर ट्रावल्ड, उसकी फ्रेंड मिसेस लिंडे क्रॉक्स्टेड, नील्स क्रॉक्स्टेड उसका पूरा नाम होता है, डॉक्टर रैंक होता है। ये उसमें मेन करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब करेक्टर डिस्कस करने के बाद हम थीम डिस्कस करते हैं, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अब अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का जो थीम है ये किस तरह से हमने डील करना है, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको साथ साथ सीख लेना है कि इसको डील कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अपीयरेंस और रियलिटी किसकी दिखाई गई है वो हम देखते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस द करेक्टर ऑफ मिस्टर ट्रॉवर्ड हेल्मर। अब इसमें मिस्टर ट्रॉवर्ड हेल्मर का करेक्टर डिस्कस करते हैं जो कि हीरो है ड्रामा का। इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी ही वॉज अ मॉरलिस्ट। अब सोसाइटी के सामने वो जो है वो एक मॉरलिस्ट बंदा है, वो एक एथिकल बंदा है जो कि हर चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। ही वॉज अ परफेक्ट हस्बैंड इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी। ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हु कमिटेड नॉट करप्शन, नो करप्शन। अब वो जो है वो सोसाइटी के सामने जो है एक अच्छा बंदा है जिसने कभी कोई करप्शन नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, जो कि फॉलो करता है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है किसके सामने? ये उसके अपेयरेंस बता रहे हैं सोसाइटी के सामने। ही प्रेजेंट परफेक्ट पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी। इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी वो अपनी एक परफेक्ट पिक्चर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एज द प्ले प्रोग्रेसिव, जैसा जैसा प्ले जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, रियलिटी रिप्लेसेस अपीयरेंस। अब जो इसकी रियलिटी है वो चेंज हो रही है अपीयरेंस में। अब देखिए जो है ये बेसिकली ही वॉज अ वेरी डबल स्टैंडर्ड पर्सन। अब ये इसकी जो इनर फेस है ना इसका, ही ये डबल स्टैंडर्ड पर्सन। अब डबल स्टैंडर्ड किसकी है? ये अपेरेंटली कुछ और है और हिडनली इसका कुछ और है। ही वॉज अ मेल डोमिनेटेड पर्सन। ये मेल डोमिनेटेड पर्सन है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करता है। इसका जो माइंड है, माइंड सेट अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में है जिसकी जो सारी जो आपके पास होती है क्या कहते हैं अथॉरिटी, वो किसके पास होती है? मेल्स के पास होती है। ही वॉज अ मटीरियलिस्टिक पर्सन। ये मटीरियलिस्टिक पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? मनी के बारे में सोचता है। ही ऑफन टीजेस हिज वाइफ नोरा। अब ये क्या करता है? ये हमेशा जो है ये अपनी वाइफ को टीज करता है, टॉर्चर करता है, उसके ऊपर वायलेंस करता है। ही कंसिडर्ड हिज वाइफ एज अ डॉल। अब ये अपनी वाइफ को जब एक डॉल एज अ डॉल ट्रीट करता है तो ये उसके डिफरेंट नेम रखता है। कभी ये उसको लिटिल स्कर्ल के नाम से बुलाता है, कभी उसको बेबी डॉल बुलाता है। ही ट्रीट हिज वाइफ एज अ डॉल, ठीक है। अब ये उसका करेक्टर था, डबल फेस करेक्टर था किसका? मिस्टर टॉरवर्ल्ड का, कि अपेरेंटली वो किस तरह है और रियलिटी में दुनिया के सामने वो किस तरह से है। अब सेकेंडली वी डिस्कस द करेक्टर ऑफ नील क्रॉक्स्टेड। नील्स क्रॉक्स्टेड का करेक्टर देखें, ही वॉज द विलन ऑफ द ड्रामा। विलन भी है, लॉयर भी है एंड लवर ऑफ द लिंडे। मिसेस लिंडे का जो है ये लवर है, बट इन रियलिटी ही नोज अबाउट द हिडन ट्रूथ ऑफ द नोरा। अब ये देखिए सोसाइटी के सामने तो ठीक है, लेकिन जो है हिडनली क्या होता है, ये नोरा का ट्रूथ जानता है। और जब ये उसका ट्रूथ जान लेता है तो ये क्या करता है? उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है नोरा को कि मुझे तुम्हारा जो है सीक्रेट पता है, अगर तुमने मेरा जो साथ ना दिया तो फिर मैंने तुम्हारे साथ जो करना है वो करना है। ये उसको थ्रेट करता है, ब्लैकमेल करता है नोरा को, ठीक है। ये कहता है कि बस मैं अपने हस्बैंड से कहो कि मेरी जो जॉब है ना वो मैं अपनी कंपनी में फाइनल करे, मुझे ना निकाला जाए। तो ये जो था इसका फर्स्ट वाला थीम हो गया। अब देखिए इसमें प्लेस ऑफ वुमेन। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि 19th सेंचुरी जो है जिसमें जो है वुमेंस को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था। यहाँ पे समझा जाता था कि जो औरतों का जो मकाम है वो सिर्फ ये है कि वो घरों में रहें, कपड़े धोएं, खाना बनाएं। उनके लिए बाहर कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझा जाता, उनका रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा लो है।
Henry Gibson depict the situation of 19th century people. It depict the inferior condition of the woman. अब देखें वही बात आ गई ना, inferior condition बताई गई women's की. Rank of women very low. They do not allow to take any decision because of male dominated society. अब बात वही है कि उनको कोई हक नहीं है वे कोई अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सके, अपने घर का कोई फ़ैसला ले सके. किस वजह से? क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो करना है उनके हस्बैंड ने करना है. तो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में भी कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा ही हो रहा है. The scene shows the place of women in society that treat them like a doll. अब वो इस प्ले में वुमेंस की जो प्लेस है ना सोसाइटी में, वो दिखा रहा है कि किस तरह से वुमेंस को एक डॉल की तरह ट्रीट किया जाता है. कि अब देखिए डॉल क्या होती है, जब हम उसको न्यू लेके आते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो. अब जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर वो पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं. तो इसको इसने कंपेयर किया है आज जो है मॉडर्न वर्ल्ड की वुमेन के साथ. ये किस तरह से वुमेन को भी इस तरह ट्रीट करके, टीज करके, टॉर्चर करके. लाइफ ऑफ वुमेन इज़ लाइक अ टिश्यू पेपर, जिसको यूज़ किया और फेंक दिया. ठीक है, तो हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ टू इम्यूज एंड इंटेन द मैन टेकिंग केयर ऑफ देयर होम्स. कि उनका सिर्फ काम क्या है कि अपने हस्बैंड्स की जो है वो केयर करें, उनको इंटरटेन करें और अपने जो है घरों की टेक केयर करें. ठीक है, समझ आ रही है ना. Nora is depicted as a lovely in all the lovely how that Torvald take care of the aunt. Henry Gibson uses relationship, love and a family to show women are treated unfairly, are equal thought play. Henry Gibson portrays Nora as a obedient. Nora जो है वो obedient होती है, affectionate होती है, वो loyal होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती होती कि उसका husband जो है उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, किस तरह से उसका ट्रीट कर रहा है उसके साथ. डाउनफॉल ऑफ द पेरेंटल पोजेशन का मतलब ये है कि किस तरह से डाउनफॉल हुआ नोरा के लिए. जो एक पेरेंटल जो लव होता है वो भी उसको नहीं मिला, फिर उसके बाद जो हस्बैंड था उसको भी अच्छे से उसका लव नहीं मिला. ठीक है, तो वो डाउनफॉल हो गया ना उसके पोजेशन का, वो जो चाहती थी. अब जाहिर सी बात है उसका जो फादर था वो भी उससे ज़्यादा इतना अटैच नहीं था, वो भी क्योंकि जब वो बीमार था नोरा उनको छोड़ के आ गई थी. और जब इसको हस्बैंड मिला टॉर्वल्ड तो वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए नोरा को यूज़ करता था. तो अब इनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया. ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. सोसाइटी इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. अब जाहिर सी बात है कि मुआशरा कैसे बनता है, जब दो चार लोग मिलते हैं तो ही वो एक मुआशरा तश्कील पाता है. Ibsen felt it strongly should reflect people need not work against them. A dollhouse presents society rule. Dollhouse सोसाइटी के रूल्स को प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से उनको एक सोसाइटी में जो है ट्रीट किया जाता है औरतों के साथ. एज इंडिविजुअल नोरा डिमांड लॉयल्टी टू. अब नोरा क्या करती है, नोरा अपने हस्बैंड से सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी डिमांड करती है और वो कुछ नहीं चाहती. वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता. वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑन बेनिफिट के लिए इसको यूज़ करता है. ही वॉज अ मटेरियलिस्टिक एट द एंड ऑफ द प्ले व्हेन हिज हस्बैंड टीज नोरा ही टोटली ब्रोक डाउन. जब एंड होता है ना, नोरा इस बात को समझ जाती है कि वो टोटली ब्रोक डाउन हो चुकी है और वो कहती है आई कैन नॉट गो ऑन बिलीविंग व्हाट द मेजॉरिटी सेज. कि मैं इस बात को नहीं मानती कि जो ज़्यादातर अक्सरियत क्या कहती है और व्हाट इज़ रिटन और जो बुक्स में लिखा हुआ है. आई कैन नॉट बिलीव इन दी थिंग बिकॉज आई एम आल्सो इंडिविजुअल. मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ. जब उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे है तो वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है. जब उसको सारी रियलिटी का पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है तो वो उसको छोड़ के चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है. जो एक्ट इसका एंड होता है वो ये होता है कि वो दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से वो चली जाती है. तो क्या होता है इसका, जब नोरा को एंड पे रियलाइज़ होता है कि इसकी जो इज़्ज़त थी, इसकी क्या प्लेस थी, वो उसको पता चल जाती है. ठीक है, तो अब इस प्ले में जो है जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसके करेक्टर समरी थीम्स समरी भी आपको क्लियर हो गई होगी होप्स, और इसके करेक्टर्स और इसके थीम्स. तो ये इसकी स्टोरी. तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.